गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रिवीजन करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। सो हाउ आर यू ऑल। हमारा फर्स्ट टॉपिक था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हम किसी भी काम को करने से पहले अगर हम एक फ्यूचर प्लानिंग कर लें तो उस काम को करने में हमारे को दिक्कत नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए इसकी जो डिफाइन है वो भी इसी तरीके से है। प्लानिंग इज एन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ द थिंकिंग इन एडवांस अबाउट setting of goal and developing strategies which are required to attain the goal efficiently। तो इसी तरीके से इसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे प्लानिंग इज अ वे टू द सिस्टमाइज डायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इवेंट और कंपटीशन एंड एक्सट्रैक्ट द एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग a sequence of work for a feature line of action. They all are defined. The success of physical education program depend upon the efficient staffing, food, direction, proper control, well supervision, good coordination and minimize the changes of lapses. तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने आएंगे उसके अंदर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव आपका आएगा टू कीप कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज विच सजेस्ट दैट प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यानी कि आप जो भी प्लानिंग करेंगे या उसके अंदर जो भी एक्टिविटी होगी वो इस तरीके से होगी कि वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहे। ये नहीं कि आपके बीच में किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन गैप हो। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग अ गुड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट, reduce the chances of mistake. Its suggested program can be conducted with proper coordination with least mistake, rather focusing on success. To promote the innovative ideas, to promote direction toward the goals, to reduce the undue pressure, to provide proper coordination among the committees. अब देखिए कई बार क्या होता है, अगर हमारी इस तरीके की ऑब्जेक्टिव्स नहीं हम इसको लेकर चलेंगे तो किसी भी प्रोग्राम को करने में हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, टेंशन, किस तरीके से होगा, ये सारी हमारे दिमाग के अंदर कुछ ना किसी तरीके से स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। और अगर वही उसी को करने के लिए हम लोगों ने पहले से ही कुछ प्लानिंग कर रखी है और सभी को अपने अपने काम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं और हर चीज की एक स्पेसिफिक कमेटी बनाई हुई है और एक मेन कमेटी बनाई हुई है जिसमें सारी कमेटी उस मेन कमेटी को रिपोर्ट करती हैं, तो हमारे को कभी भी काम के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत हैं। To have good control over all activities, to improve the efficiency, to reduce the chances of mistake, to increase the creativity, to enhance the sports performance, to perfect exciting facilities, provide new facilities to meet demand, help in decision making। देखिए जब हम सभी लोगों को उनका अलग अलग इंडिविजुअल वर्क दे देते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सभी लोग उसको इजीली अपने अपने वर्क को कर सकते हैं और अपने अपने वर्क पर वो फोकस भी रखते हैं। और अगर किसी भी कमेटी को किसी काम में प्रॉब्लम आती है तो वो मेन कमेटी या चेयरपर्सन से बात करता है और चेयरपर्सन फिर किसी ना किसी तरीके से उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको करके उसको देते हैं। अब इसमें जो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, हर एक के पास अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है जिसको दिखाने का उसको मौका मिलता है। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ती है प्लेयर्स की, जब उनको अच्छे इक्विपमेंट मिलते हैं, अच्छी फैसिलिटी मिलती है, जो उनकी अकॉर्डिंग टू उनकी डिमांड उनको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ग्राउंड फैसिलिटीज अच्छी हो जाती हैं। इसी तरीके से ये चीजें हमें मदद करती हैं डिसीजन लेने में भी। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है वेरियस कमेटीज का।
देखिए किसी भी स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे को 3 तरीके की कमेटी हमारी बनाई जाती है, प्री, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। यानी खेल से पहले, खेल के समय और खेल के बाद। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ध्यान से अगर हम देखें इसमें तो सबसे पहले हमारी आती है टेक्निकल कमेटी। तो टेक्निकल कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जितने भी टेक्निकल कंडक्ट हैं, चाहे वो ऑफिशियल से रिलेटेड है, चाहे वो जजेस से रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड है, एम्पायर से रिलेटेड है, टाइम कीपर से रिलेटेड है, इक्विपमेंट से रिलेटेड है, ग्राउंड से रिलेटेड है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो होती है वो टेक्निकल कमेटी की होती है। इसके बाद हमारा आती है ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम क्या होता है? दिस कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस टीम इफ द वेन्यू ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। यानी कि ट्रांसपोर्ट कमेटी की पूरी जिम्मेदारी होती है कि प्लेयर्स को होटल से ग्राउंड तक लाना, ग्राउंड से होटल तक ले जाना, या जहां पर भी वो ठहरे हैं। सेकंड थिंग, अगर आपके प्लेयर बाहर से आ रहे हैं तो उनको एयरपोर्ट से भी लेकर आना होता है, या रेलवे स्टेशन से भी उनको बाय बस या किसी जो भी आपने अपने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की है, उस तरीके की सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी होती है। और ये ध्यान रखना होता है कि आपके प्लेयर्स टाइम से अपने अपने वेन्यू पर पहुंचे। इसके बाद रिसेप्शन कमेटी। The members of this committee are responsible to welcome the chief guests and spectators at opening and closing the ceremony. यानी कि रिसेप्शन कमेटी का मेन काम क्या होता है? जितने भी लोग देखने के लिए आते हैं या फिर चीफ गेस्ट आते हैं उनकी वेलकम करना, ओपनिंग सेरेमनी देखना, और क्लोजिंग सेरेमनी पर भी उनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है। जैसे वेलकम स्पीच हो गई, वोट ऑफ थैंक हो गया, सबको 1 by 1 इंट्रोडक्शन देना हो गया, तो दे ऑल आर वर्क फॉर द रिसेप्शन कमेटी। इसके बाद बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी। बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी जो होती है, इसका मेन वर्क क्या होता है? इसका मेन वर्क होता है दिस कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन एंड सर्विंग द मील्स टू अ स्पोर्ट्स पर्सन एबल अदर ऑफिशियल्स। यानी बोर्डिंग और लोडिंग कमेटी जो होती है उसकी सारी जिम्मेदारी होती है अरेंजमेंट करना कि प्लेयर कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, किस तरीके से वर्क करेगा, और ये सारी चाहे वो प्लेयर हो या ऑफिशियल्स हो, ये सारी की सारी जिम्मेदारी बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी की होती है। बोर्डिंग और लोडिंग कमेटी, तो बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी का जो वर्क हो गया वो सारा वर्क हो गया कि जितने अकोमोडेशन का, सर्विंग मील्स का स्पोर्ट्स पर्संस के लिए और उनके ऑफिशियल्स के लिए। नेक्स्ट आपका आता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। इस कमेटी का मेन वर्क होता है दिस कमेटी मेक्स नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट रिलेटेड टू द इवेंट। यानी कि जिस भी तरीके का इवेंट जिस ग्राउंड पर है या जिस वेन्यू पर है, उस ग्राउंड को देखना कि वो ग्राउंड उस इवेंट के लिए प्रॉपर है या नहीं है, सारी फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल है या नहीं है, इक्विपमेंट लेटेस्ट है या नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उनको अरेंज करना। इसके बाद आपका आता है मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी। द कमेटी I-5 form to provide the medical assessment to participate the round the clock. नेक्स्ट आपका आता है प्रोटेस्ट कमेटी। इट इज प्रोटेस्ट अगेन अ जजमेंट द मेंबर ऑफ कमेटी। यानी कि अगर किसी भी जजमेंट को लेकर कोई भी टीम एग्री नहीं है तो वो प्रोटेस्ट कमेटी से मिलती है अगेंस्ट द जजमेंट, और वो वहां पर अपने लेटर देती है, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट कमेटी जो होती है उसके मेंबर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। इसके बाद हमारा आता है पब्लिक कमेटी। Public committee, all the press release and press conferences are conflicted by whose committees? ये सारा काम पब्लिक कमेटी का होता है। फाइनेंस कमेटी, the committee is assigned to make a budget for the event and handle the expenses. Refreshment committee, this committee is form the profile refreshment to the participants. अब ये किस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार होता है? इसमें सबसे ऊपर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, देन ऑर्गेनाइज कमेटी फॉर द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसके बाद आपकी बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी,
transportation committee, ground and equipment committee, committee for the entertainment and refreshment, next committee to the entire fixture and program, committee for officials, announcement committee, and last is the first aid committee. तो इस तरीके से सारी कमेटीज जो होती हैं वो किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में या इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आगे देखते हैं कि भाई ये टूर्नामेंट क्या होते हैं। टूर्नामेंट मीन्स अ टूर्नामेंट इज अ कंपटीशन इन्वॉल्विंग रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ कंपटीशन या competitors all participating in a sports or game. It is a series of content with several rounds in which many contestants complete individual or as a team to decide the winner. In other words, tournament is a series of contests in which a number of contestants complete and the one the privilege through the final round or the finishes with the best record is declared the winner. देखिए टूर्नामेंट एक तरीके का कंपटीशन होता है जिसमें बहुत सारी गेम्स आती हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं, हर टीम इसके अंदर लगातार पार्टिसिपेट करती है। अब जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे टीम्स कम होती चली जाती हैं। सेमीफाइनल के अंदर आपकी 4 टीम रह जाती हैं, फाइनल के अंदर 2 टीम रह जाती हैं, क्वार्टर फाइनल के अंदर आपकी 4 टीम होती हैं। तो इस तरीके से लास्ट में आकर हमें हमारा टूर्नामेंट का विनर मिल जाता है। अब इसके अंदर टूर्नामेंट अ सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन इन विच अ टीम फाइनली विन एंड रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट टीम लूज द मैचेस। इट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स, अवेलेबल ऑफ ग्राउंड एंड इक्विपमेंट। देखिए किसी भी टूर्नामेंट के अंदर या किसी भी सीरीज के अंदर जो भी स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है उसमें सभी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और सभी टीम को हर वो चीज अवेलेबल कराई जाती है जो कि विनर टीम को कराई जाती है, जैसे ग्राउंड हो गया, इक्विपमेंट हो गया और सारी चीजें। तो इस तरीके से वो टीम जो लगातार मैचेस को जीतती चली जाती है और फाइनल मैच को जीतती है वो टीम उस टूर्नामेंट की विनर होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट क्या है, तो सोर्सेस ऑफ रिक्रिएशन, यानी कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गो टू वॉच वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर गेटिंग रिएक्शन। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट प्रोवाइड एम्पल रिएक्शन टू द स्पेक्टेटर्स। डेवलपमेंट ऑफ द सोशल क्वालिटीज, इसको बताने से पहले सोर्स ऑफ द रिएक्शन का आप देखिए, रिक्रिएशन का, जिसके अंदर जितने भी लोग उस गेम को देखते हैं, समझ रहे हो, चाहे वो स्पेक्टेटर्स हैं चाहे वो आपके कोचेस हैं, तो वो उनको सामने आप लोगों को एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है जो कि आपके लिए भी बहुत अच्छी होती है, गेम के लिए भी बहुत अच्छी होती है, स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से अलग अलग गेम्स को हम देखते हैं तो हमारे को उसका फायदा होता है। डेवलपमेंट ऑफ द सोशल क्वालिटीज सच एज द कॉर्पोरेशन, टॉलरेंस, सिंपैथी, ग्रुप चोजन, brotherhood and discipline are the developed among the participant through sports tournament। अब देखिए इसका क्या क्या फायदा हो गया हमारे को। सोशल क्वालिटीज किस तरीके से डेवलपमेंट होती है हमारी, इसके अंदर हमें कॉर्पोरेशन करना आता है, टॉलरेंस सीखते हैं, सिंपैथी आती है करने दूसरे प्लेयर के लिए, ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा बढ़ता है, डिसिप्लिन आता है और हमारे अंदर एक नई चीज जनरेट होती है कि हमें अपने गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना है और उसको पार्टिसिपेशन के लिए हमारे अंदर जो मेन चीज होनी चाहिए, जैसे आपका डिसिप्लिन, सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन। जिसके अंदर डिसिप्लिन है उसकी स्किल भी अच्छी होती है, उसकी गेम भी अच्छी होती है, उसके अंदर टॉलरेंस भी होता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। इसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो द स्पोर्ट्स पर्सन टर्न्स द डिसिप्लिन बाय प्लेइंग टूर्नामेंट। नंबर 2, द स्पोर्ट्स पर्सन मीट अदर स्पोर्ट्स पर्सन टू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। He learned ethical values such as honesty, fair play, respect for others. Next,
Tournament provide recreation to all organizers, spectators, students. So they all are the importance of the tournament. देखिए इसमें स्पोर्ट्स पर्सन सीखता है डिसिप्लिन, दूसरा वो नए नए प्लेयरों से मिलता है जो सिंगल प्लेटफॉर्म पर, उसके अंदर ऑनेस्टी आती है, अच्छा खेलना, फेयर प्ले सीखता है, रेस्पेक्ट करनी सीखता है अदर प्लेयर्स की। इसके बाद टूर्नामेंट प्रोवाइड्स द रिक्रिएशन, उनको ऑर्गेनाइजर को, स्पेक्टेटर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसके अंदर आता है वो आता है टाइप ऑफ टूर्नामेंट। अब इसके अंदर टाइप ऑफ टूर्नामेंट जो है बेटा वो 3 तरीके के आपके कोर्स के अंदर है। नंबर 1 नॉकआउट, नंबर 2 लीग एंड नंबर 3 कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो नंबर 1 नॉकआउट के अंदर इट इज द टाइप ऑफ टूर्नामेंट द टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट, ओनली द विनिंग टीम्स कंटेस्ट इन द नेक्स्ट राउंड, opportunities are given to the winning players or team। देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर बेसिकली जब कोई टीम लगातार मैच खेलती चली जाती है और जीतती चली जाती है तो वो अगले राउंड में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो टीम जिस भी राउंड में हारेगी उसी राउंड से वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, यानी कि उस गेम से वो टीम हट जाएगी। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं नॉकआउट सिस्टम। और जो टीम लगातार खेलती चली जाती है अपने अच्छी परफॉर्मेंस से, उस टीम को फायदा ये होता है कि वो लगातार खेलती है और फाइनल में पहुंचती है और फाइनल में पहुंचकर फाइनल जीतती है। इसके बाद हमारा लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट जो होता है वो सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट दोनों ही तरीके का होता है। तो सिंगल लीग टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है, ऑल पार्टिसिपेटिंग टीम्स compete once with each other, where is in double league each team play with, देखिए सिंगल और डबल दोनों ही बता रहा हूं मैं आपको। सिंगल लीग टूर्नामेंट की क्या है, सिंगल लीग टूर्नामेंट के अंदर हर जितने भी पार्टिसिपेंट टीम होती हैं वो हर टीम के साथ एक बार मैच खेलती है। डबल लीग टूर्नामेंट के अंदर क्या है, वो हर टीम के साथ डबल मैच खेलती हैं। तो every other team twice without any consideration of victory or defeat। थर्ड आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आ गया। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप और जोनल मैचेस where there is a large number of teams। combination tournament facilities the physical teacher, ये फिजिकल टीचर की जॉब होती है या काम होता है, it gives the elbow room to try out the new experiments। There are the many type of the combination tournament। number 1 knockout cum knockout, league cum league, knockout cum league, league cum knockout। देखिए नॉकआउट कम नॉकआउट में क्या हो जाता है, नॉकआउट मैचेस हुए, हमने सपोज कीजिए हमारे पास 16 टीमें हैं, हमने उनको 4-4 में डिवाइड कर लिया, तो चारों के अलग अलग एक विनर निकल कर आ गए, फिर उन चारों को फिर हमने मैच कराया तो उन चारों का भी फिर एक विनर निकल कर आ गया। पहले 16 टीम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी का हमने चारों का एक एक विनर निकाल लिया, फिर उन्हीं चारों को हमने फिर से मैच करा दिया, तो उन ए बी सी डी के जो विनर्स थे उनमें से एक विनर निकल कर आया तो वो हो गया होल टूर्नामेंट विनर। सो नॉकआउट कम नॉकआउट। लीग कम लीग में भी सेम ऐसे ही है, सपोज कीजिए आपके पास 16 टीम है, उनको भी 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, उनका भी विनर निकालिए, फिर उस विनर को फिर से लीग के थ्रू उन चारों को फिर से आपस में मैच कराइए, फिर उस लीग का जो विनर निकलेगा वो लीग कम लीग हो गया। नॉकआउट कम लीग के अंदर पहले नॉकआउट में 4 पार्ट में डिवाइड किया, चारों के विनर निकाले, फिर उन चारों को लीग सिस्टम के अकॉर्डिंग खिलाया, और लीग सिस्टम के अकॉर्डिंग खिलाने के बाद जो विनर निकला वो आपका नॉकआउट कम लीग हो गया। लीग कम नॉकआउट के अंदर जस्ट इसका उल्टा है, पहले लीग टीम्स को खिलाइए, उन चारों के विनर निकालिए, फिर उनको नॉकआउट के अकॉर्डिंग फर्स्ट राउंड में ही आपका सारा गेम खत्म। इसके बाद हमारा चैलेंजेस टूर्नामेंट। चैलेंजेस टूर्नामेंट के अंदर द टाइप ऑफ द टूर्नामेंट कम हैंडली व्हेन देयर वंस a one contest or there are 2 players on each side, one player challenges the other and other player accept the challenge game in which some tournaments are held up like boxing हो गया, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया। तो इस तरीके के टूर्नामेंट जो होते हैं वो चैलेंजिंग टूर्नामेंट्स होते हैं।
अब देखिए इसके अंदर फिक्चर इन सच टूर्नामेंट्स आर डिसाइड अकॉर्डिंग टू द लैडर मेथड, फिजिकल मेथड, कॉबवेब मेथड, वेरियस टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स, आपके नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट, चैलेंजिंग टूर्नामेंट, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अब हमारा आता है नॉकआउट टूर्नामेंट। So in knockout tournament, the team which get eliminated get automatically eliminate from the tournament. In this type of tournament, if a team defeat once, it get eliminated. ये तो क्लियर है। अगर वो टीम उस मैच के अंदर एक बार भी हार जाती है, उस सीरीज के अंदर एक बार भी हार जाती है, तो वो उस मैच से बाहर हो जाएगी, ये सीरीज से बाहर हो जाएगी। ओनली द विनर टीम कंटिन्यू इन द कंपटीशन, खाली विनर टीम जो है वही खाली कंपटीशन में रहेगी। It is the fastest method to know about the winner team in the tournament. तो इसके अंदर एक यही मेथड होता है जिसमें कि फास्टेस्ट टीम जो है वो अदर टूर्नामेंट्स को खेल सकती है। इसके बाद हमारा आता है सीडिंग अ टीम। सीडिंग अ टीम के अंदर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों को सीडिंग देनी होती है। चार टीमों को सीडिंग अक्सर पेपर के अंदर आती है। तो सीडिंग जो हम देते हैं, जैसे हम फर्स्ट 4 बाइज देते हैं, उसी अकॉर्डिंग के हम फर्स्ट 4 सीडिंग देते हैं। सबसे नीचे, सबसे ऊपर, हाफ का टॉप और टॉप का लोअर। तो सीडिंग द सॉर्टिंग ऑफ द टीम एंड फिटिंग देम इन द फिक्चर सो दैट द स्ट्रॉन्ग टीम डू नॉट मीट ईच अदर इन अर्लियर राउंड इज नोन एज सीडिंग। हम सीडिंग इस तरीके से देते हैं कि जितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम होती है वो पहले ही राउंड में आपस में एक दूसरे के सामने ना आ जाए। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है उसको हम सीडिंग कहते हैं। This method good is if we know the real strong team, the organizer should find out the real strong team from the previous tournament or old record figure starting a new tournament. देखिए बेसिकली होता क्या है, जो पिछले साल का विनर होता है उसको सबसे नंबर 1 यानी कि सबसे नीचे रखा जाता है। जो फर्स्ट जो रनर अप होता है उसको नंबर 1 पर। फिर पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ टीम कितनी है। तो लोअर, फिर जब टॉप पोजीशन पे जो पिछले साल था वो, फिर सेकंड पोजीशन था वो, फिर थर्ड पोजीशन था वो, फिर फोर्थ पोजीशन था वो। तो हाफ करने के बाद सबसे नीचे विनर, उसके बाद ऊपर, सबसे ऊपर रनर अप, उसके बाद जो नीचे आता है हमारा उसमें आपका अलग पड़ता है, जिसके अंदर आपको नीचे से लोअर लेना पड़ता है और ऊपर से लोअर और नीचे से टॉप। तो इस तरीके से हम टीम्स को डिवाइड करते हैं। जब हम बाई देते हैं तो बाई के अंदर भी हमारा यही फॉर्मूला होता है, सबसे नीचे, फिर सबसे ऊपर, फिर हाफ का, लोअर का टॉप और टॉप का लोअर। तो बाई इज प्रिविलेजिंग गिवन अ टीम जनरली बाय ड्रॉइंग लॉट्स एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम प्लेस फर्स्ट राउंड। देखिए जिस भी टीम को हम बाई दे देते हैं वो टीम कभी भी फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती। उसी तरीके से जिस टीम को हम सीडिंग देते हैं वो भी टीम कभी भी फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती, या तो वो क्वार्टर फाइनल खेलेगी या फिर वो सेमीफाइनल खेलेगी। अब बाय द एडवांटेज गिवन टू द टीम यूजुअली आर ड्रॉइंग a lot and exempting it from paying a match in the first round is known as buy। यानी कि बाई एक तरीके का एडवांटेज है जो कि ड्रॉ के अंदर जिस भी टीम को मिलती है। These are given to the specific number of team in the first round. The number of buys are decided by the subtracting the number of teams from the next higher number, which is in power of 2। यानी कि जो 2 की पावर होती है उसको यूज करते हैं माइनस नंबर ऑफ टीम। तो इस तरीके से हमारी बाय निकल जाती है। बाय नेक्स्ट हायर नंबर ऑफ टीम, the procedure of given buys is as follow। The first buy is given to last team of the lower half, the second buy is given first team of upper half, the third buy is given the first team of lower half, and fourth buy is given to last team of upper half। The next buy or buys will be given in the same order as described above। यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको बाई बताई थी, सबसे पहली बाई सबसे नीचे, दूसरी बाई सबसे ऊपर, तीसरी बाई फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ एंड फोर्थ बाई लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ।
सेम यही पैटर्न चलता है चाहे आपकी जितनी भी नंबर ऑफ बाइज हैं, चाहे 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 13 हैं, 15 हैं, जितनी भी बाइज हैं आप इसी पैटर्न को लेकर उनको लगातार बाई देते चलेंगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है नॉकआउट के? दीज आर लेस एक्सपेंसिव, हेल्पफुल इन एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इट रिक्वायर्स लेस टाइम ऑफ द कंप्लीट द टूर्नामेंट, मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेजेस भी हैं, अच्छी टीम पहले कई बार बाहर निकल जाते हैं, एक्सपेक्टेटर्स के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, वीक टीम कई बार फाइनल में पहुंच जाती है, तो ये सारे जो है ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब इसका मेथड क्या है? Total number of team participating in the tournament, the total number of matches to be played in the tournament, formula n-1, टीम जितनी भी नंबर ऑफ टीम होती है, सपोज कीजिए नंबर ऑफ टीम हमारे पास 9 है तो n-1/2, ठीक है, n-1/2 और n+1/2, इस तरीके से हमारे दो फार्मूला इसके अंदर बनते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ के लिए। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी हम टीम डिवाइड करेंगे तो अपर हाफ का फार्मूला होगा n+1/2 और लोअर हाफ का होगा n-1/2। इसमें क्या होता है, हमेशा जब भी टीम डिवाइड करेंगे अपर हाफ में एक टीम ज्यादा होगी और लोअर हाफ में एक टीम कम होगी। जस्ट इसका उल्टा बाई के अंदर होता है, हमेशा लोअर हाफ में बाई ज्यादा होगी और अपर हाफ में एक बाई कम होगी। ये कभी भी आप कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा इस चीज का। अगर नंबर ऑफ टीम हमारे पास इवन में है, अभी तो मैंने बताई ऑड, इवन में अगर है हमारे पास नंबर ऑफ टीम तो n/2 होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम टीम्स को डिवाइड करते हैं नॉकआउट फिक्चर के अंदर। अब देखिए बाई का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं, 2 की पावर माइनस नंबर ऑफ टीम, अगर ऑड आता है 2 या इवन आए कुछ भी है, 2 की पावर माइनस नंबर ऑफ टीम। अब इसके अंदर नंबर ऑफ बाय अपर हाफ के लिए नंबर ऑफ बाय -1/2, नंबर ऑफ बाय +1/2 लोअर हाफ के लिए। ये याद रखना, जब टीम डिवाइड करते हैं तो ऊपर n+1 होता है, जब बाई करते हैं ऊपर के लिए तो nb-1/2 होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और टोटल नंबर ऑफ राउंड हमेशा जब भी हम निकालते हैं तो जितनी भी टीम्स होती हैं उनको जिस 2 की पावर से हम डिवाइड करते हैं वो नंबर ऑफ राउंड निकलते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए n-1 यानी कि 17 - 1 = 16, नंबर ऑफ टीम इज अपर हाफ n+1/2 = 17 + 1 9 -1/2 n-1/2 लोअर हाफ के लिए 8। अब देखिए ऊपर एक टीम ज्यादा है, नीचे एक टीम कम है, तो टोटल नंबर ऑफ बाई 32 - 17 = 15 बाइज। नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ = nb-1/2 = 15 - 1 = 7। नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ nb + 1/2 = 15 + 1 = 8। सो टोटल नंबर ऑफ बाई इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ राउंड जो इसके अंदर होंगे वो राउंड होंगे 5 राउंड होने का मतलब ये हो गया क्योंकि हमने 32 से जब इसको हमने बाई दी है तो टोटल नंबर ऑफ राउंड हमारे 5 आएंगे। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ राउंड आपके 16 दिया 4 दिया हुआ है वो बेटा गलत है। देखिए राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 4, राउंड नंबर 5। अब ये इसने मैचेस करा रखे हैं 17 टीम्स के। अब किस तरीके से करा रखे हैं देखिए, फर्स्ट बाय, सेकंड बाय 17 और 8, थर्ड बाय, फोर्थ बाय, इसी तरीके से इसने सारी बाय डिवाइड की है। सिर्फ इन दो टीम्स को बाय नहीं मिली है क्योंकि 15 बाय थी, इन दो टीम को बाय नहीं मिली है तो सबसे पहला मैच इन दोनों टीम का होगा, इसमें ये विनर आ गया, फिर इन दोनों टीम का मैच, इन दोनों टीम का मैच, फिर इसका और H यानी कि नंबर 7 का मैच, 8 और 9 का मैच, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, देन थर्ड राउंड, जितने भी विनर्स हैं उन सबका मैच देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेमीफाइनल राउंड और फाइनल राउंड पर पहुंच जाते हैं जिससे कि हम इजीली वो सारा मैच उनको करा सकते हैं। और लास्ट में देखिए ये हमारा विनर निकल कर आता है। ये चीज ध्यान रखनी है हमारे को, ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड है, ये क्वार्टर फाइनल, ये क्वार्टर फाइनल, ये सेमीफाइनल और ये फाइनल। अब हमारा
लीग मेथड। इन दिस टाइप ऑफ ईच टीम प्ले द एवरी टुगेदर, ईच टीम वंस अ सिंगल लीग टूर्नामेंट और ईच टीम प्ले विद एवरी अदर टीम ट्वाइस इफ इट इज डबल लीग टूर्नामेंट। देखिए लीग टूर्नामेंट अगर सिंगल लीग टूर्नामेंट है तो हर टीम के साथ सिंगल सिंगल मैच खेलेगी, और डबल लीग टूर्नामेंट है तो हर टीम दूसरी टीम के साथ, हर टीम के साथ डबल मैच खेलेगी। ठीक है, अब इसके दो मेथड होते हैं, एक साइक्लिंग मेथड होता है, एक स्टेयरकेस मेथड। अब देखिए साइक्लिंग मेथड के अंदर बेसिकली क्या है, जिस तरीके से हमारी साइकिल रोटेट करती है, if the number of team is even, the team number 1 is fixed on the top of the right hand side and the other team's number is ascending order consecutively downward, then upward on the left hand side, and then from the next round team will be rotating clockwise direction, but number 1 जो है वो अपनी जगह पर ही established रहेगा। और अगर हमारी नंबर ऑफ टीम और होती हैं तो जहां पर हमारा नंबर 1 है, जहां पर हमारा नंबर 1 है वहां पर हम लिखेंगे बाई, और उसके बाद सेम यही पैटर्न फॉलो होता चला जाएगा, सब अपने अपने नंबर डाउन राइट साइड से होते चले जाएंगे और लेफ्ट साइड में अप होते चले जाएंगे। तो देखिए इसका फार्मूला को देखिए अच्छे तरीके से, फार्मूला दोनों में सेम होगा, किस तरीके से करना है उसको देखिए। नंबर ऑफ मैचेस n(n-1/2) इज इक्वल टू 8, यानी कि नंबर ऑफ टीम हमारे पास 8 है, 8 (8-1/2) तो टोटल आ गया 28 मैचेस, नंबर ऑफ राउंड n-1। अगर नंबर ऑफ टीम हमारे पास ऑड होती तो जितनी नंबर ऑफ टीम होती उतने ही नंबर ऑफ राउंड होते। अब देखिए इसके अंदर ध्यान से देखिए, ए हर राउंड में अपनी जगह पर है, तो शिफ्ट क्या हुआ है, पहले बी यहां पर था, एच यहां पर था, तो एच बी की जगह जाएगा, बी सी की जगह, सी डी की जगह, डी ई की जगह, और ई एफ की जगह, एफ जी की जगह, जी एच की जगह। देखिए तो यही सेम फॉर्मूला, यही सेम आपका चलता चला आता है साइक्लिंग मेथड के अंदर। अब अगर साइक्लिंग मेथड के अंदर वो ये कहता है, इवन टीम का इसने फिर बना दिया है, सेम मेथड होगा दोनों का। देखिए आपका आंसर ठीक है या नहीं उसको भी देखने का सबसे अच्छा तरीका है, 1 अपनी जगह पर है, इसमें 6, 5, 4, 3, 2, यानी कि नंबर ऑफ राउंड 5 होने थे, और 5 राउंड्स के अंदर आपके सारी टीम्स आ जाती हैं और हर टीम एक बार नंबर 1 के सामने आती है। इट मींस आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपका आता है मेथड ऑफ ड्रॉ फिक्चर ऑफ द लीग टूर्नामेंट, स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस मेथड के अंदर, इन स्टेयरकेस मेथड द फिक्चर आर मेड जस्ट लाइक अ लैडर or a staircase. In this method no bye is given to any team and there is no problem of even or odd number of team। जैसे आपका एग्जांपल नंबर ऑफ टीम इसमें 9 दी हुई है, 1 अपनी जगह रहेगा सबसे पहले, 1 के सामने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब इसमें 2 अपनी जगह रहेगा, हर बार एक स्टेप नीचे आ जाएंगे आप, तो आपको इजीली ये स्टेयरकेस मेथड बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बनाने के बाद आप इसके स्टेयर बनाएंगे प्रॉपर, इसको इस तरीके से कवर करके, ये इस तरीके से आपकी स्टेयर बन जाएगी, तो ये आपका हो गया स्टेयरकेस मेथड। इस बार आपके कोर्स में स्टेयरकेस मेथड तक ही है, इंट्रामुरल एक्सट्रामुरल आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।